my dear students, how are you? I hope all you are fine and doing well. So आज जिस चैप्टर का हम लोग MCQ करने वाले हैं वो है हमारा मनी एंड बैंकिंग। बेसिकली मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में आज हम लोग दो यूनिट है, मनी है एंड बैंकिंग है। तो ये दोनों चैप्टर के आज जो मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ कौन से हैं जो हमारे पास्ट ईयर पेपर्स में आए हैं, जैसे कि हमारे DDU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हैं, चाहे वो CUT के एग्ज़ाम में आए हो, चाहे वो LU के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आए हो, या कोई भी अदर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम जहाँ पे मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से जो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आज आप लोग के लिए आया हूँ, ताकि आप लोग का एंट्रेंस एग्ज़ाम में मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन ना आए। तो जो जो क्वेश्चन मैं आपको बताते जा रहा हूँ इस वीडियो में, जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे वो आप लोग ईमानदारी से उसका पहले आंसर करिएगा। पहले क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के बताऊंगा, फिर आप लोग उस क्वेश्चन का आप आंसर करिएगा। जो चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करिएगा। देन आफ्टर अगर आपका आंसर मेरे से मैच किया तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आपका गलत हुआ तो क्वेश्चन को आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि जो क्वेश्चन आप आज गलत कर रहे हो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के दिन उस क्वेश्चन को ना गलत करें, या एंट्रेंस एग्ज़ाम आपका किसी एक क्वेश्चन की वजह से ना छूटे। सो शुरू करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो है हमारा बार्टर सिस्टम को लेके। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बार्टर सिस्टम रेफर टू दैट सिस्टम वेयर, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें, ऑप्शन पढ़िए, माल के लिए माल का आदान प्रदान किया जाता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, यानी कि सामानों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि सामानों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता है। यहाँ पे फॉर डोमेस्टिक करेंसी होगा, यहाँ पे बिल्कुल नहीं होगा, यहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी होगा, ठीक है। एंड गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, यानी कि विदेशी मुद्रा के लिए माल का आदान प्रदान किया जाता है। तो बेसिकली क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है बार्टर सिस्टम रेफर टू दैट सिस्टम वेयर। हम लोग को बार्टर सिस्टम के बारे में पहले पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बार्टर सिस्टम होता क्या है, तब उसके हिसाब से हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। यानी कि पूछ क्या रहा है, वस्तु विनिमय प्रणाली उस प्रणाली को संदर्भित करती है जिसमें, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो बेसिकली बार्टर सिस्टम होता क्या है, बार्टर सिस्टम ये सिस्टम होता है जहाँ पे हम लोग पैसे को नहीं यूज़ करते हैं अपने ट्रांजेक्शन के लिए, लेन देन के लिए, हम सामान के बदले सामान को एक्सचेंज करते हैं, वो होता है हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको गेहूं चाहिए तो आप मुझे पैसा ना दे करके वो चीज़ दीजिए, कोई सामान दीजिए। जैसे आप हमको कुर्सी दे दिए तो उसके बदले मैं अपने पास से आपको गेहूं दे दूंगा। तो इसमें मनी का रोल तो नहीं ना आया, मनी का कोई रोल नहीं आया, मनी का रोल इसमें है ही नहीं। तो इसी को कहते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि माल, कोई भी चीज़ का हम लोग एक्सचेंज किसके बेसिस पे कर रहे हैं, सामान के बेसिस पे, यानी कि गुड्स के बेसिस पे। तो जो भी मैंने आपको बताया उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। मान लीजिए इसमें एक बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में एक दिक्कत आती है, यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक दिक्कत आती है, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट एक्चुअल में होता क्या है, तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट ये दिक्कत होती है जहाँ पे आपको मान लीजिए गेहूँ चाहिए और मुझे चाहिए कुर्सी। आपसे, आपके पास कुर्सी है, मेरे पास गेहूं है। अब हम लोग तो ईजिली एक्सचेंज कर लेंगे कि हाँ ठीक है, आप मुझे कुर्सी दे दीजिए, मैं आपको गेहूं दे दूंगा, ये ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बन गया। लेकिन ये आप खोजेंगे कैसे कि जो सामान मुझे एक पर्टिकुलर आदमी को चाहिए वो आपके पास हो, और जो आपको चाहिए वो उस पर्टिकुलर आदमी के पास हो। ये जो कॉम्बिनेशन बनाना था यही बड़ी मुश्किल होती थी। तो इसी को कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन पे वापस। तो जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया बार्टर सिस्टम का, वो यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली का, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, माल के लिए माल का आदान प्रदान किया जाता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स आर नॉट एक्सचेंज एट ऑल, यानी कि सामानों का आदान प्रदान बिल्कुल नहीं होता है, गुड्स आर एक्सचेंज फॉर डोमेस्टिक करेंसी, यानी कि सामानों का आदान प्रदान बिल्कुल मतलब डोमेस्टिक करेंसी के हिसाब से होता है, या फिर गुड्स आर एक्सचेंज फॉर फॉरेन करेंसी, यानी कि जो गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, यानी विदेशी मुद्रा के लिए माल का आदान प्रदान किया जा रहा है। तो बार्टर सिस्टम जहाँ पे चीज़ों के सामान के बदले सामान बदला जाता है, तो उसके हिसाब से इसका आंसर क्या होगा, माल के लिए माल का आदान प्रदान किया जाता है, यानी कि गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग द टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बार्टर सिस्टम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु विनिमय प्रणाली की एक विशिष्ट विशेषता है। अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज, यानी कि विनिमय का एक सामान्य माध्यम,
डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी कि इच्छाओं का दोहरा संयोग, अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि खाते की सामान्य इकाई, या है आपका स्टैंडर्ड फॉर डिफर पेमेंट यानी कि अस्थगित भुगतान के लिए मानक। तो इसमें से कौन सा है जो कैरेक्टरिस्टिक है आपका किसका, बार्टर सिस्टम का। तो बार्टर सिस्टम का कैरेक्टरिस्टिक क्या है आपका, अ कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि विनिमय का एक सामान्य माध्यम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट यानी कि इच्छाओं का दोहरा संयोग, और है आपका अ कॉमन यूनिट ऑफ अकाउंट यानी कि खाते की सामान्य इकाई, और लास्ट ऑप्शन जो है आपका स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट यानी कि अस्थगित भुगतान के लिए मानक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे चीज़ों के बदले मैंने जो चीज़ मेरे पास है वो आपको चाहिए और जो चीज़ आपके पास है वही एग्जैक्ट चीज़ मुझे चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ डेफिनेशन ऑफ मनी, एनी गुड विच इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, एनी गुड विच इज़ एक्सचेंज फॉर अ गोल्ड एट फिक्स रेट, एनी गुड विच इज़ एक्सेप्टेबल टू बैंक, एनी गुड विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो यहाँ पे कुछ डिफिनेशन दी है, तो उसको मेरे से बताना है कि हमारा जो मनी का डिफिनेशन है वो क्या होगा। तो मनी का डिफिनेशन यहाँ पे क्या होगा, मनी होता क्या है, कोई भी वस्तु जिसको दे करके देख मनी का क्या होता है, मनी एक्चुअल में क्या होता है, मनी से हम दे के सामान खरीद सकते हैं, मनी को एज अ स्टोर वैल्यू हम रख सकते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग बार्टर सिस्टम में रहते, हमारे पास तब तो गेहूं ही जो था वही हमारा पैसा रहता है, या जो अनाज है जो हमारे पास सामान है वही हमारे पास पैसा रहता, उसी को बदले हम लोग ट्रांजेक्शन करते। तो उसको कई क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग गेहूँ ही बस आपके पास है एज अ ट्रांजेक्शन मीडियम, बस आपके पास गेहूँ या अनाज ही है, उसको आप लोग ज़्यादा दिन तक रखेंगे उसमें कीड़े लग जाएंगे, वो ख़राब हो जाएगा, आपका जो ट्रांजेक्शन आपका धरा का धरा रह जाएगा, आप कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन मनी के साथ क्या है, मनी को आप रखेंगे ख़राब हो जाएगा नहीं, मनी एज ए वैल्यू, मनी एनी गुड विच इज़ कॉमनली यूज एज अ स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी को आप स्टोर करके रख सकते हैं। एनी गुड विच इज़ एक्सचेंज फॉर गोल्ड एट फिक्स रेट यानी कि गोल्ड के बदले एट अ फिक्स रेट में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनी गुड विच इज़ कॉमनली एक्सेप्टेबल टू बैंक, तो आप गेहूं को लेके जाएंगे वो बैंक में एक्सेप्टेबल नहीं होगा, लेकिन आप पैसे को लेके जाएंगे तो वो एक्सेप्टेबल है। लेकिन क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ मनी। तो एनी गुड विच कैन बी यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज दैट कैन बी कॉल्ड मनी। तो कोई भी चीज़ जिसको हम लोग एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ कर रहे हैं वो होता है मनी। हालांकि ऊपर की जितनी भी डिफिनेशन दी है वो सब मनी को डिनोट कर रही हैं, सब मनी को डिस्क्राइब कर रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल में जो पूछा है कि करेक्ट डिफिनेशन क्या होगी, तो इसको हम लोग आमतौर पे यूज़ करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो ये आप मनी का कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, दैट्स वाई ये आपकी कॉमन डेफिनेशन होगी मनी की। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, मनी विच इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन द पेयर एंड द पेई इज़ कॉल्ड। मुद्रा जिसे भुगतानकर्ता और पाने वाले के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है, वो क्या कहलाता है, फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फियाट मनी या फिड्यूशरी मनी। तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है फिड्यूशरी मनी। क्या कहा जाता है, प्रत्यायी धन। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फुल बॉडीड मनी इज दैट मनी विच होज मनी वैल्यू एंड कमोडिटी वैल्यू आर। फुल बॉडीड मनी वह पैसा होता है जिसकी मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। क्या होती है, इक्वल इन द मार्केट, डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा समान घोषित किया जाता है। डिफरेंट इन द मार्केट, बाजार में अलग होता है। डिक्लेयर्ड एज इक्वल बाय द आरबीआई, आरबीआई द्वारा बराबर घोषित किया जाता है। या इक्वल इन द मार्केट। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, इक्वल इन द मार्केट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। वह धन जो सरकार की सत्ता द्वारा जारी किया जाता है क्या कहलाता है, फुल बॉडीड मनी, फियाट मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूशरी मनी। क्या कहलाता है, मनी दैट इज इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड। वह धन जो सरकार की सत्ता द्वारा जारी किया जाता है वो क्या कहलाता है, फियाट मनी, फिड्यूशरी मनी, क्रेडिट मनी और फुल बॉडीड मनी। तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फियाट मनी कहते हैं। क्या कहते हैं, फियाट मनी।
सो बेसिकली एक यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है आप लोग का मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से कि जो हमारे यहाँ पे नोट इशूइंग एजेंसी है वो कौन है, सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है या कौन है। एक क्वेश्चन ये बनता है। तो आपकी जो करेंसी जो नोट इशू होती है वो कौन करता है आपकी कंट्री में, आरबीआई करता है। कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, आप लोग को तो पता चल गया कि नोट जो इशू कर रहा है वो गवर्नमेंट आरबीआई कर रहा है, लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन ये आपको को एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए दे देगा कि 1 रुपी कॉइन इज प्रिंटेड बाय, ये 1 रुपये का जो नोट होती है या 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको कौन प्रिंट करता है। तो इसका आंसर आरबीआई नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, आपका सेंट्रल बैंक होगा या तो फाइनेंस मिनिस्टर होगा। इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए आपको 2 ऑप्शन दे सकता है, फाइनेंस मिनिस्टर दे सकता है या गवर्नमेंट दे सकता है। तो आप लोग फाइनेंस मिनिस्टर पे टिक करिएगा, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। जो 1 रुपये की कॉइन रहती है या 1 रुपये का सिक्का रहता है या नोट जो भी कहे उसको, वो कौन प्रिंट करता है, आपका फाइनेंस मिनिस्टर प्रिंट करता है, ठीक है। और बाकी जितनी करेंसी है 500 की नोट, 2000 नोट, 50, 100 जो भी नोट है वो आपका कौन प्रिंट करता है, आरबीआई प्रिंट करता है। आपके देश का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई सेंट्रल बैंक है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 1935 में हुआ था। कब हुआ था, 1935 में हुआ था। तो ये कुछ बेसिक्स हैं, आप लोग इसको ध्यान में रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सो व्हेन मनी वैल्यू ऑफ मनी एक्सीड कमोडिटी वैल्यू ऑफ मनी इट इज़ कॉल्ड फुल बॉडीड मनी, क्रेडिट मनी, फिड्यूशरी मनी। क्या कहा जाता है उसको, तो उसको क्या कहा जाता है, जब एक सामान, मान लीजिए नोट कोई है, ये बेसिकली इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, मान लीजिए एक सिक्का है 1 रुपये का, ठीक है। तो उसमें जो मेटल यूज़ हो रहा है उसकी जो बाज़ार की उस जो मेटल यूज़ हो रहा है उसकी वैल्यू अगर उस कॉइन के वैल्यू से ज़्यादा हो जाती है, यानी कि 1 रुपये की अगर सिक्का बन रहा है तो उसमें जो मेटल यूज़ हो रहा है कहीं वो 1 रुपये से ज़्यादा का तो नहीं है। अगर ज़्यादा का हो जा रहा है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कम का हो रहा है तो क्या कहेंगे, अगर बराबर का हो रहा है तो क्या कहेंगे। तो जब बराबर का हो जाता है तो फुल बॉडीड मनी कहते हैं, अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्रेडिट मनी कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रेडिट मनी कहेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। मनी इज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर पेमेंट हैज़ लेड टू द इमरजेंस ऑफ, यानी कि मुद्रा स्थगित भुगतान के लिए एक मानक के उद्भव के लिए प्रेरित किया है। कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कमोडिटी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा फाइनेंशियल मार्केट होगा। क्या होगा, फाइनेंशियल मार्केट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रा आपूर्ति के M1 का माप होता है। टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक या नन ऑफ दी अबव। तो इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो M1 का पार्ट है, कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो M1 का पार्ट है। टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, कैश रिजर्व विद कमर्शियल बैंक या नन ऑफ दीज। तो जो डिमांड डिपॉजिट है वो आपका जो है M1 का पार्ट है। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। M1 के कितने पार्ट होते हैं, DD प्लस OD प्लस करेंसी हेल्ड बाय द अदर पब्लिक, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक ऑफ अ कंट्री। बैंक मनी इज दैट मनी विच इज, यानी कि बैंक का पैसा वो पैसा होता है जो प्रिंटेड बाय आरबीआई, यानी आरबीआई द्वारा प्रिंट किया जाता है, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट, सरकार द्वारा प्रिंट किया जाता है, या जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, या क्रेडिट निर्माण के रूप में उत्पन्न किया जाता है, या नन ऑफ दीज। सो आपका बैंक मनी क्या होता है, प्रिंटेड बाय आरबीआई, यानी कि आरबीआई द्वारा प्रिंट किया जाता है, प्रिंटेड बाय गवर्नमेंट यानी सरकार द्वारा प्रिंट किया जाता है, जनरेटेड इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट क्रिएशन यानी कि क्रेडिट निर्माण के रूप में उत्पन्न किया जाता है, या नन ऑफ दीज। तो बैंक मनी वही होता है जो आपका क्रेडिट क्रिएशन के रूप में जनरेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। हु सप्लाई मनी इन इंडिया, भारत में मनी को यानी कि पैसे की आपूर्ति कौन करता है, आरबीआई करता है, कॉमर्शियल बैंक करता है, या गवर्नमेंट करती है, या ये सभी करते हैं। तो आरबीआई भी करती है, आपको आपकी नोट सप्लाई के लिए यानी करेंसी सप्लाई के लिए आपकी आरबीआई भी जिम्मेदार है, कॉमर्शियल बैंक भी जिम्मेदार है, और जो गवर्नमेंट है वो भी जिम्मेदार है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। नोट इशूइंग अथॉरिटी इन इंडिया, भारत में नोट जारी करने वाला प्राधिकरण कौन है? अभी मैंने आपको बताया कि भारत में नोट कौन प्रिंट करता है, आरबीआई करता है या कमर्शियल बैंक करता है, गवर्नमेंट करती है या सभी करते हैं? तो कौन नोट प्रिंट करता है? कमर्शियल बैंक करता है। करता है? नहीं करता है, गलत आंसर है। कौन करता है? आरबीआई करता है। नोट कौन, हमारे कंट्री में करेंसी कौन प्रिंट करता है? आरबीआई करता है, ठीक है। और 1 रुपीज़ या 1 रुपी नोट या 1 रुपी कॉइन कौन प्रिंट करता है? तो वो गवर्नमेंट करती है या तो फाइनेंस मिनिस्टर करती है। अगर आपको ऑप्शन में फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नमेंट दोनों दिया है तो आप फाइनेंस मिनिस्टर पे टिक करेंगे, या आरबीआई और आपको गवर्नमेंट में दिया है तो आप गवर्नमेंट पे टिक करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, कॉइन इशूइंग अथॉरिटी इन इंडिया, भारत में सिक्का जारी करने वाला प्राधिकरण किसके पास है? आरबीआई के पास है, कॉमर्शियल बैंक के पास है, फाइनेंस मिनिस्टर के पास है या गवर्नमेंट के पास है? देखिए दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख भी गया, यानी अभी आपको ये जो बताई थी बात वही दिख गया आपको। तो भारत में कॉइन कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई, गवर्नमेंट या कॉमर्शियल बैंक? तो कौन करता है हमारे यहाँ सिक्का, कौन इशू करता है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन करता है? क्या कौन करता है? फाइनेंस मिनिस्टर करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, फ्लो कॉन्सेप्ट, रियल फ्लो या ऑल? तो जो आपका मनी सप्लाई है वो क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट है? स्टॉक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट है, रियल फ्लो है या क्या है? तो आपका जो मनी सप्लाई है वो आपका स्टॉक कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्टॉकचर है। स्टॉकचर बेसिक हिंदी जो देखिए जो ट्रांसलेशन है हुआ है वो करेक्ट गूगल ट्रांसलेट नहीं कर पाया है, तो जो आप लोग थोड़ा एडजस्ट करिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ मनी हैज़, यानी कि पैसे मनी का इंट्रोडक्शन होने के बाद पैसे का इंट्रोडक्शन का क्या होगा हिंदी, मतलब पैसे का प्रचलन शुरू होने के बाद कौन सी दिक्कत, क्या क्या हुआ था? सेपरेटेड द एक्ट ऑफ सेल एंड परचेज फॉर ए इंडिविजुअल, यानी कि एक व्यक्ति के लिए बिक्री और खरीद के लिए अधिनियम अलग कर दिया। कंबाइंड द एक्ट ऑफ सेल ऑफ परचेज फॉर इंडिविजुअल, व्यक्ति के लिए बिक्री और खरीद का कार्य संयुक्त कर दिया। एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ सेल्स एंड परचेज, बिक्री और खरीद का दायरा बढ़ाया, या ऑल ऑफ द अबव? देखिए बेसिकली जब मनी का इंट्रोडक्शन नहीं हुआ था तो क्या होता था, बार्टर सिस्टम मैंने अभी आपको बताया। तो उसमें क्या था कि अगर आप सामान बेच रहे हैं तो तुरंत ही आपको उसके बदले सामान लेना पड़ता था। अगर आप गेहूं दिए हैं तो तुरंत उसके बदले आपको सामान लेना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि ठीक है आपके पास आप दे दिए, आपके पास पैसा आ गया, आप बाद में सामान लेंगे। पैसा आ गया तब तो ये हो गया कि आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब आप सामान लेने जाएंगे। तो उस समय क्या था, जब आपको सामान बेच रहा तो एट द सेम टाइम आपको उससे सामान लेना पड़ता था। तो ये उसमें आपका जो सेल एंड परचेज़ का प्रोसेस था वो एक ही साथ था, लेकिन मनी के आने के बाद ये अलग अलग हो गया, ठीक है। आप एक साथ भी कर सकते हैं, मनी लेके गए, ठीक है, आप कोई सामान बेचे, आप वहाँ से कुछ चीज़ें भी खरीद लिए। तो बेसिकली मनी के इंट्रोडक्शन के बाद ये सारी जो चीज़ें ऊपर दी हैं ये सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल हो पाएँ। तो इसका आंसर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ठीक है पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट कहीं ना एग्ज़ाम में आ ना जाए, आपका नॉलेज ही बढ़ेगा इससे भी। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंक विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि वाणिज्यिक बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नोट इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कंट्री, यानी कि देश में नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है। नॉट लिखा है, यहाँ पे नोट होगा। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन। क्रिएट क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिजर्व के आधार पर क्रेडिट बनाता है। एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द जनरल पब्लिक, बोथ बी एंड सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन मुझे लग रहा है वो बोथ बी एंड सी, यानी कि क्या क्रेडिट क्रिएशन भी करता है और जो जनरल पब्लिक का डिपॉजिट रहता है उसको भी एक्सेप्ट करता है। कौन? आपका कॉमर्शियल बैंक। कॉमर्शियल बैंक क्रिएट मनी बाय द वे ऑफ टाइम डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल या बिल ऑफ एक्सचेंज। तो किसके बेसिस क्या, किसके हेल्प से वो पैसा जनरेट करता है? अपना जो कॉमर्शियल बैंक है वो प्रॉफिट जनरेट करता है किसके बेसिस पे? डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? डिमांड डिपॉजिट के बेसिस पे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विद बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंकिंग संगठन से संबंधित नहीं है? इनकरेज कंज्यूमर स्पेंडिंग, उपभोक्ता खर्च बढ़ाता है। इंक्रीज एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में कुल मांग की वृद्धि करता है। बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दीज।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसर्न विथ बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो है आपका बोथ ए एंड बी होगा। तो ये दोनों ही जो आपके बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। द मेन एम ऑफ कॉमर्शियल बैंक इज, यानी कि इस वाणिज्यिक भवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सोशल वेलफेयर, टू अर्न प्रॉफिट, टू प्रोवाइड सर्विस टू द पीपल, या नन ऑफ दीज। तो उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? जो आपका कॉमर्शियल बैंक है उसका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? टू अर्न प्रॉफिट। क्या है कॉमर्शियल बैंक का मेन मोटिव? किस मोटिव से काम करता है? आपका जो बैंक है, इतने बैंक आपके खुले हैं गली मोहल्ले में, वो किस मोटिव से काम करते हैं? वो प्रॉफिट जनरेशन के मोटिव से काम करते हैं। सो सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री दैट, सेंट्रल बैंक देश का एक अपेक्स बैंक है जो कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ अ कंट्री, यानी कि देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इशू करेंसी, मुद्रा जारी करता है। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि मुद्रा जारी सरकार के लिए बैंकर का काम करता है, या ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तो जो सेंट्रल बैंक है जैसे कि आपके पूरे बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करता है, जितने भी आपके बैंक हैं कंट्री में, चाहे पीएनबी हो, आपका पंजाब पीएनबी हो, यूनियन बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, इंडसलैंड बैंक हो, कोई भी बैंक हो, तो सबको रेगुलेट कौन करता है? आपका सेंट्रल बैंक। और सेंट्रल बैंक कौन है? आपका आरबीआई। आरबीआई कब आया था हमारे कंट्री में? 1935 में आया था। आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग से एग्जाम में पूछा जा सकता है मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेंट्रल बैंक का फंक्शन क्या क्या है? सेंट्रल बैंक का फंक्शन है आपके करेंसी को इशू करता है, ठीक है। और एक फंक्शन है ये जो आपको, जैसे हम लोग के लिए बैंक क्या है? हम लोग का जो कमर्शियल बैंक है वो हमारे बैंक है, वो हमारा पैसा डिपॉजिट करता है, हमको टाइम आने पे लोन देता है। जैसे यूनियन बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, जो भी बैंक है वो क्या करते हैं? हम अगर पैसा हमारे पास ज़्यादा है, हम बैंक में जाके जमा कर देते हैं, ठीक है। उस पैसे पर हमको ब्याज देते हैं, और जब हमको ज़रूरत पड़ती है तो हमको लोन भी देते हैं। सेम यही फंक्शन गवर्नमेंट के लिए, सरकार के लिए आरबीआई निभाता है। आरबीआई, सरकार का सारा पैसा आरबीआई के पास जमा रहता है, आरबीआई उस पर इंटरेस्ट देता है। एंड सेम जब गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट उनसे लोन लेती है आरबीआई से, और उनको लोन देती है। तो बेसिकली सेंट्रल बैंक का ये सभी फंक्शन है, ऑल ऑफ दीज। एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, यानी कि बैंक गवर्नमेंट के लिए एज अ बैंक काम करती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। SLR required in the commercial bank to build their liquid asset by a way of। SLR का आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है इस क्वेश्चन में कि SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो। तो क्वेश्चन क्या है? वाणिज्यिक बैंक में अपनी तरल संपत्ति को निर्माण के लिए SLR की आवश्यकता होती है। रिजर्व ऑफ कैश, रिजर्व ऑफ गोल्ड, रिजर्व ऑफ अनएनकम्बर्ड करेंसी, एंड नन ऑफ ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर है रिजर्व ऑफ कैश, यानी कि कैश रिजर्व, रिजर्व ऑफ गोल्ड यानी कि रिजर्व सोने का भंडार, रिजर्व ऑफ अनएनकम्बर्ड करेंसी। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका ऑल ऑफ दीज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इन इंडिया सेंट्रल बैंक इज, अब तक तो आपको पता चल गया होगा, जो कहते हैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ कि हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक है, यूनियन बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है। कौन है हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक? तो हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक। हाँ ठीक है। मैक्सिमम क्रेडिट दैट अ कमर्शियल बैंक कैन क्रिएट इज इंडिकेटेड बाय, यानी कि अधिकतम क्रेडिट जो वाणिज्य बैंक बना सकता है वो किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? वो किसका, उसका फॉर्मूला क्या है? 1/CRR इंटू टोटल डिपॉजिट, यानी कि 1/CRR इंटू टोटल डिपॉजिट। 1/CRR इंटू टोटल डिपॉजिट। तो इसका बेसिक जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपका उतना चांस नहीं है एंट्रेंस एग्जाम में आने का, लेकिन आप तब भी देख लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कहीं अगर आपको दिख गया है एंट्रेंस एग्जाम में, आप गलत करके मत आइएगा, ठीक ही करके आइएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है क्रेडिट कंट्रोल मीन्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि केवल ऋण का संकुचन। एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट ओनली, केवल ऋण का संकुचन। हाँ। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति का विस्तार और संकुचन। नन ऑफ दीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई।
ये जो है क्रेडिट कंट्रोल का मतलब होता है। एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई यानी कि मुद्रा आपूर्ति और विस्तार का संकुचन। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट कंट्रोल? CRR, SLR, बैंक रेट, मैनेज फ्लोटिंग। तो इसमें से कौन सा है जो हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है किस चीज़ का? क्रेडिट कंट्रोल का। क्रेडिट कंट्रोल का इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंस्ट्रूमेंट नहीं है? तो जो मैनेज फ्लोटिंग है वो आपका क्रेडिट कंट्रोल का इंस्ट्रूमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा मौद्रिक नीति के मात्रात्मक पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR, मॉरल सुएशन या रेपो रेट? तो इसका जो आंसर है वो आपका होगा रेपो रेट। रेपो रेट कह रहा हूँ, मॉरल सुएशन। तो नैतिक उत्तेजन जो है वो आपका मौद्रिक नीति के मात्रात्मक पद्धति के अंदर नहीं आता है। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। विथ एन इंक्रीज इन मार्जिनल रिक्वायरमेंट अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी डिक्रीज। तो देखिए मार्जिनल रिक्वायरमेंट होता क्या है, इसको मैं आपको बता दूँ। मार्जिनल रिक्वायरमेंट बेसिकली ये होता है कि मान लीजिए आप लोग कभी लोन लेने जा रहे हैं बैंक से, अगर आप लोग लोन लेने जाते हैं तो अगर आप 5 लाख का लोन ले रहे हैं तो आपको कुछ कोलेट्रल जमा करना पड़ता है, कुछ आपको वहाँ पे बैंक में कुछ घर या ज़मीन के कागज़ आपको जमा करने पड़ते होंगे, जिसके रिटर्न में आपको लोन दिया जाता है कि अगर आप लोन भी पेमेंट नहीं कर पाते हैं तो वो चीज़ आपकी जब्त कर ली जाएगी। बेसिकली इसी को कोलेट्रल कहते हैं। तो ये कह रहा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होता है। आप अगर 5 लाख का लोन लेने जा रहे हैं तो आपको जो कागज़ रखवाया जाएगा आपसे, बैंक जो आपसे डिमांड करेगा वो 5 लाख के ज़मीन की कागज़ नहीं रखेगा, वो आपसे उससे ज़्यादा का यानी कि 6 लाख का रखवा सकता है, 7 लाख का रखवा सकता है, 8 लाख का रखवा सकता है। तो यही होता है मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा तो लोन जो है वो लोन कम लेंगे। ठीक है, अगर 8 लाख का अगर 5 लाख का लोन देके आपका 8 लाख का कागज़ रखवाया जाए तो लोन लोग कम लेंगे, लेकिन अगर 5 लाख का लोन देके आपका 4.5 लाख का कागज़ रखवा लिया जाए तो लोग जो हैं वो लोन ज़्यादा लेंगे। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मार्जिनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहेगा तो लोग क्या करेंगे, लोन कम लेंगे, या ज़्यादा लेंगे तो क्या करेंगे, कम लेंगे। अगर ज़्यादा रहेगा तो लोग कम लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। इफ़ इन्फ्लेशन इज़ टू बी कॉम्बेटेड द RBI, अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो RBI क्या करेगी? राइज SLR एंड लोअर CRR, लोअर SLR एंड राइज CRR, राइज बोथ CRR एज वेल एज SLR, नन ऑफ दीज। तो CRR, SLR, RRR काफ़ी ज़्यादा हो गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी गवर्नमेंट जो RBI है वो क्या करेगी, आपके CRR और SLR को बढ़ा देगी। CRR कैश रिजर्व रेशियो, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, SLR का फुल फॉर्म। ये जो बेसिक फुल फॉर्म है आप लोग इसको याद रखिए, एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। इफ़ रेसेशन इज़ टू बी कॉम्बेटेड, बैंक या अगर मंदी से लड़ना है तो RBI क्या करेगी, बैंक रेट को घटा देगी, CRR को घटा देगी, ये बोथ A एंड B करेगी, या रेपो रेट नीड टू बी लोअर्ड एंड CRR नीड टू बी राइज। तो बेसिकली इसका आंसर भी आपका C होगा, बोथ A एंड B। इसका आंसर भी आपका बोथ A एंड B होगा, CRR को भी घटाएगी और आपका जो बैंक रेट है उसको भी घटा देगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। सो रिवर्स रेपो रेट यानी कि RRR, रिवर्स रेपो रेट, RRR, आप लोग मूवी ना समझिएगा, ये रिवर्स रेपो रेट की बात हो रही है यहाँ पे। तो रिवर्स रेपो रेट जनरल इंटरेस्ट इनकम यानी कि ब्याज दर पर उत्पन्न करें, इंक्रीज द कप इन्फ्लेशन, महंगाई पर लगाम लगाने के लिए बढ़ोतरी की गई है। इट इज़ नॉट अ पॉलिसी रेट, बोथ A एंड B, यानी नीतिगत दर नहीं है, बोथ A एंड B। सो रिवर्स रेपो रेट बेसिकली है क्या? रिवर्स रेपो रेट की बेसिकली क्या है? सो ये है आपका जनरल इंटरेस्ट इनकम भी है, एंड इट इज़ इंक्रीज टू कर्ब इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई पर लगाम लगाने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। सो यहाँ पे आपका MCQ क्वेश्चन जो था वो आपका कंप्लीट होता है। यहाँ से अब हम लोग ट्रू फॉल्स क्वेश्चन को तरफ कवर करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रू फॉल्स क्वेश्चन बन सकते हैं आपके मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से, वो चीज़ें अब हम लोग कवर करने वाले हैं। सो इन अ बार्टर सिस्टम डिफर्ड पेमेंट आर मेड इन फॉर्म ऑफ गुड्स। बार्टर सिस्टम में
जहाँ पे आपके चीज़ों के सामान के बदले सामान का एक्सचेंज किया जाता था, तो वहाँ पे जो उधारी पेमेंट थी वो आपके सामान के बदले की जाती थी, पैसा तो था नहीं, तो बिल्कुल सही बात है, सामान के बदले की जाती थी, ट्रू हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। इन केस ऑफ क्रेडिट मनी, मनी वैल्यू इज लेस देन कमोडिटी वैल्यू। तो क्रेडिट मनी के मामले में जो मनी वैल्यू है वो कमोडिटी वैल्यू से कम होती है या ज़्यादा होती है? तो बेसिक बात है कम होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? इज लेस देन कमोडिटी वैल्यू, तो हाँ, तो इसका आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। मनी सप्लाई ऑफ मनी इंक्लूड स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट, यानी कि धन की आपूर्ति में सरकार द्वारा रखे गए धन की भंडार शामिल होता है या नहीं होता है? तो नहीं होता है, इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। ठीक है, बेसिकली ये M1 एक सेकेंड, यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है आपके M1 को लेकर के। M1 के जितने कंपोनेंट हैं वो इसका पार्ट होते हैं, मनी हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इसका पार्ट नहीं होता है, दैट्स वाई यहाँ पे आपका आंसर फॉल्स होगा। कॉमर्शियल बैंक ऐड टू द सप्लाई ऑफ मनी थ्रू डिमांड डिपॉजिट, वाणिज्य बैंक में जमा पूर्ति वृद्धि करते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, ट्रू है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? ओनली नेट डिमांड डिपॉजिट आर टेकन एज अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मुद्रा आपूर्ति के हिस्से के रूप में केवल शुद्ध मांग जमा को ही लिया जाता है, ट्रू और फॉल्स? तो बेसिकली इसका आंसर आपका ट्रू है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। इन इंडिया LRR इज डिटरमाइंड बाय द RBI, तो आपका चाहे देखिए, आपका चाहे CRR हो, SLR हो, RRR हो, कोई भी रेपो रेट, कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो, वो सारा किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? RBI के ही द्वारा किया जाता है। तो आपसे यहाँ पे कल को एग्ज़ाम में LRR को हटा के CRR कर दे या SLR कर दे या कुछ भी कर दे, तो आपको घबराना नहीं है, वो सारा RBI ही डिटरमाइन करता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ। बैंक लेंड मनी मैनी टाइम मोर देन देयर कैश रिजर्व विद द RBI, बैंक RBI के पास अपने कैश रिजर्व के कई गुना अधिक पैसा उधार दे सकता है? तो नहीं दे सकता, जितना रखा है उसी के हिसाब से उधार दे सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। आगे बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। द नोट इशूड बाय द सेंट्रल बैंक आर द अनलिमिटेड लीगल टेंडर, यानी कि केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए गए नोट पर कोई असीमित कानूनी निवेद नहीं है, ट्रू और फॉल्स? तो सही बात है, ट्रू है इसका आंसर। मार्जिनल रिक्वायरमेंट इज अ क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल। देखिए, दो तरह के होते हैं, क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव होता है। तो आप पूछा है मार्जिनल रिक्वायरमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव मेथड ऑफ क्रेडिट कंट्रोल है या नहीं है? तो इसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर फॉल्स है, यानी कि मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्वांटिटेटिव नहीं है, वो क्वालिटेटिव है। क्या है? क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव नहीं है, क्वालिटेटिव है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40, आज का लास्ट क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? क्रेडिट क्रिएशन इज द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक का बेसिक फंक्शन आपका क्रेडिट क्रिएशन नहीं है, वो आपका बैंकर्स बैंक है, आपका नोट इशूइंग अथॉरिटी है। जो क्रेडिट क्रिएशन बेसिक प्रिंसिपल किसका है? आपका जो कॉमर्शियल बैंक है उनका फंक्शन है। तो इसका आंसर क्या होगा? फॉल्स होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।